Okay, so welcome to the first session, the new class. So today we will learn all about introduction to blockchain, Bitcoin, Ethereum, Hyperledger. So ये सब वर्ड्स क्या हैं, इनका क्या मतलब है और ये ब्लॉकचेन से कैसे रिलेटेड हैं. So I'll tell you all about this. Okay. So सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज ब्लॉकचेन. तो जैसे कि the name suggests, it is a chain of blocks. But what is this chain and what is this blocks? Let us try to understand this a little bit more detail, right? So blockchain is basically a database. It is a ledger. So ledger जैसे बही खाता होता है, बही खाता एक दुकान पे भी होता है, एक बैंक में भी होता है, आपके घर में भी होता है, right? So suppose in a bank there is a name and account number, right? उसका फिर क्रेडिट एंट्री है, डेबिट एंट्री है और बैलेंस है, right? So like योर नेम एंड अकाउंट नंबर. सपोज करो आपको 100 रुपए क्रेडिट आए, आपका बैलेंस हो गया 100 रुपीज. ओके, देन यू ट्रांसफर 50 रुपीज टू मी. ओके, डेबिट हो गया, आपका बैलेंस रह गया 50 रुपीज और मेरा जो बैलेंस है वो 50 रुपीज क्रेडिट हो गया, राइट? सो मेरा बैलेंस हो गया 50 रुपीज, राइट? सो दिस इज अ नॉर्मल लेजर दैट यू फाइंड एनीवेयर. आई मीन इंडस्ट्री में भी है, ऑफिस में भी है, दुकानों पे भी है. अब ये जो लेजर है, दिस इज अ सेंट्रलाइज्ड लेजर, राइट? अब ये किसी के कंट्रोल में है. देयर इज सम सेंट्रल अथॉरिटी. बैंक में सपोज करो बैंक मैनेजर है, कोई इंडस्ट्री है तो उसका सीईओ है, Amazon है, फ्लिपकार्ट है, कोई भी वेबसाइट है, कोई भी एप्लीकेशन है, दे ऑल हैव सेंट्रलाइज्ड डेटाबेसेस. तो दे आर द मास्टर ऑफ दिस डेटाबेस, राइट? अब वो चाहें तो हो सकता है, मैंने अगर कोई मैसेज कॉल की कि मेरे को इस आइटम का प्राइस पता करना क्या है, दे कैन रिफ्यूज मी कि नहीं भाई हम आपके साथ बिजनेस नहीं करना चाहते. दे कैन गिव मी अ डिनायल ऑफ सर्विस, राइट? एंड दे कैन ऑलवेज चेंज द डेटा एट देयर ओन विल, राइट? कोई आइटम का प्राइस सपोज करो आज, हाँ ठीक है, सपोज करो एक आइटम का प्राइस आज 90 रुपीज है. मैंने एक सेल ऑर्डर उस पर डाल दिया कि मुझे एक पीस खरीदना है. पता चला नेक्स्ट डे 110 रुपए कर दिया और मेरे को आइटम डिस्पैच कर दिया 110 रुपए में. और कैश ऑन डिलीवरी वाला आके खड़ा है मेरे दरवाजे पे कि जी 110 रुपए दोगे तो मैं आइटम दूंगा आपको. भाई मेरे को तो 90 में ऑर्डर प्लेस किया था, वो मुझे नहीं पता जी, अगर लेना तो बताओ, नहीं लेना तो बताओ. सपोज आई एम इन अ बिग नीड, कोई दवाई है, सपोज करो कोई अर्जेंसी कुछ और है, जैसे मास्क थे, सैनिटाइजर थे, किसी को 10 रुपए का मिले, किसी को 50 का मिले, किसी को 200 के मिले. सो यू आर द मास्टर ऑफ दिस डेटाबेस, सो यू कैन मैनिपुलेट द डेटा एज पर योर ओन विल बिकॉज यू आर द कंप्लीट अथॉरिटी ऑन इट. तो दिस थिंग इज नॉट डिजायरेबल इन टाइम्स टुडे. और फिर ये भी प्रॉब्लम है कि अगर ये डेटाबेस में कुछ प्रॉब्लम आ गई, हैक हो गया या इलेक्ट्रिसिटी फेलियर हो गया या मेंटेनेंस शटडाउन है, द होल एप्लीकेशन विल कम टू अ स्टैंड स्टिल, राइट? दुकान बंद हो गई तो काम सारा बंद हो गया. सो फ्रॉम देयर वी वेंट टू डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेसेस. डिसेंट्रलाइज में क्या है, मैंने अलग अलग लोकेशन पे एक सर्वर लगा दिया. एक सपोज करो दिल्ली में है, एक मुंबई में है, एक चेन्नई में है, एक बैंगलोर में है, एक कोलकाता में है, राइट? सो this is catering to North India, this is catering to Gujarat and Maharashtra, this is catering to southern states, this is to Bangalore, Hyderabad, Eastern, right? अब सपोज करो दिल्ली सर्वर पे कोई ब्रेकडाउन आ गया, so these calls can be diverted to Mumbai, some to Kolkata, some to Bangalore. तो टाइम बेशक 10 सेकंड की जगह 20 सेकंड लगेंगे, बट काम बंद नहीं होगा. कोई हैकिंग हो गई, कोई फायर इंसिडेंट हो गया, कोई थेफ्ट हो गया, कुछ भी हो गया, so the whole application will not come down if one database goes out of order. ठीक है, these all databases are anyways, they are going to sync with each other at a regular frequency, maybe at the end of the day or end of the week or anything. But still these decentralized databases also have a common master.
So suppose this is the headquarters. So the headquarter is still able to govern all the databases. ठीक है, मुंबई पे सपोज करो उसने प्राइस 90 रखा हुआ है और दिल्ली में प्राइस 110 रखा हुआ है. ठीक है, कोलकाता में प्राइस 100 रखा हुआ है. So he can still manipulate the data as per his own requirement, as per own wish. Now, if we go to a stretched version of decentralized, so suppose we now have 100 servers all over the world. Okay, we have 100 nodes, and each of these nodes is not connected to each other. They don't know each other. ये नहीं है कि these are all employees of a same organization. नहीं, this is somebody in Japan, this is somebody in Korea, this is somebody in Thailand, right? These are all independent nodes. They are not governed by any one common company or master or government or anything. Okay. Now these all have the same database. जैसे यहाँ पे 5 लोग थे, यहाँ पे हमारे 500 हो गए suppose करो, right? And they all have the same copy of the database. Now suppose I have to change anything. Suppose I want to say कि 90 का प्राइस का PO था, इसको चेंज करके 110 कर देता हूँ. I can do it in my database, but will the other person agree to do this? No. So they will say, no, this is not done. If you have placed somebody, you got a order for 90, then you have to deliver it for 90. So this is called a distributed database, right? So blockchain is a distributed ledger. So sometimes blockchain technology is also known as DLT, distributed ledger technology. So the same database which was there in one place, now in 5 places, now in 500 places, each of them are not knowing each other, they are not connected to each other, I mean they are not controlled by each other. So this makes the database immutable. Immutable means which cannot be edited. So something I have written, suppose the price of 90, then everybody has the same database, everybody has the same price 90. I cannot go ahead and change ki नहीं यार ये तो गलत हो गया, 110 था लिखना. No, from today onwards you want to edit, you want to update the price to 110, fine, everybody will update it 110. But then you cannot do it only in your own database, you have to do it in all the databases. So this is what is blockchain. It is an immutable distributed ledger. Okay. And what is so special on this blockchain chain is that we do not save the data as it when it comes. हम एक ट्रांजैक्शन पूल बना लेते हैं, उसमें एक एक करके ट्रांजैक्शन आती रहेगी, उसको हम पूल में ऐड करते रहेंगे. ओके. और आफ्टर अ फिक्स फ्रीक्वेंसी, सपोज करो 1 मिनट है, ये 5 मिनट है, 10 मिनट है, तो जितनी भी ट्रांजैक्शंस आ गई उन सबको हम एक ब्लॉक में फॉर्म कर देंगे. सो सपोज करो एक बैंक में क्लर्क है, वो जितने भी चेक आ रहे हैं सुबह 11 से 12 बजे के बीच में, उन सबको इकट्ठा करता रहता है, फिर अपने मैनेजर के पास लेके जाता है, वो उसको पास करता है, और पास करने के बाद वो उसको एक रस्सी बांध के, धागा बांध के उसको टाइट कर देता है. सो ही मेक्स अ ब्लॉक और जाके उसको अलमीरा में रख देता है. राइट. सो दिस इज व्हाट वी मेक अ ब्लॉक. और सपोज करो हमने यहाँ पे जैसे लॉक लगा दिया. नाउ दिस ब्लॉक कैन नॉट बी चेंज्ड. दिस ब्लॉक, फिर उसके बाद इसका एक अगला ब्लॉक आ गया, और उस अगले ब्लॉक में इस ब्लॉक का रेफरेंस होगा. सपोज ये ब्लॉक नंबर 105 था, ये ब्लॉक 106 है, तो इसमें जो डेटा था 105 का, उसका एक हैश रेफरेंस हम ब्लॉक 106 में पास करेंगे. तो अगर कोई पीछे जाके 105 नंबर ब्लॉक को चेंज करने की कोशिश करेगा, तो ये जो चेन है ये टूट जाएगी, क्योंकि ये जो कंटेंट्स थे, कंटेंट चेंज हो गए. तो जो आपकी चेन है, चेन में क्या है? डेटा एंड द लोकेशन ऑफ द डेटा. तो जब डेटा किसी ने चेंज कर दिया, तो ये जो लिंक है ये चेंज हो गया. तो लिंक चेंज हो गया, हाँ, तो तभी ना पता चल जाएगा कि ये एक नोड है जिसका कि
चेन बाकी सबकी चेन से फर्क है, so that means हाँ पता चल जाएगा, so that block will be rejected, so whatever the consensus has, that block will be propagated to the new chain. So basically this is what is blockchain. It's a distributed ledger which is immutable in nature, and here each block has a reference of the previous block. So very simply in 5 minutes, this is the backbone of blockchain technology. Now let's study what is Bitcoin. So Bitcoin is not blockchain. Bitcoin is only an application of blockchain. जैसे 20 years back we used to say email is internet and internet is email, right? क्योंकि हमको इंटरनेट पे एक ही काम आता था करना, हॉटमेल खोलनी आती थी, हॉटमेल खोलते थे, ईमेल चेक करा, किसी को सीवी भेजना है, किसी को कॉलेज में अप्लाई करना है, ये सब काम करते थे दो चार साइबर कैफे में जाके। बाद में जाके ई कॉमर्स शुरू हुआ, बाद में जाके याहू वगैरह पे न्यूज पढ़नी शुरू करी हमने सब कुछ, राइट? सो बिटकॉइन वाज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉकचेन एंड इज बाय फार द मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट वैल्यूएबल आल्सो। आज की डेट में इसकी वैल्यू तकरीबन 700 to 800 मिलियन डॉलर्स के बीच में चल रही है, ऑलमोस्ट बिलियन डॉलर्स, ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन पहुंचने वाली है। And this was invented by Satoshi Nakamoto. Now nobody knows whether this is a male or a female or an organization or what, or maybe a group of people or a pair of person, whatever. क्योंकि इस आदमी को he may be dead, क्योंकि 2008 में इसका व्हाइट पेपर आया था, 2009 में पहला ब्लॉक माइन हुआ था, और 2010 दिसंबर में ही पुट हिज लास्ट ईमेल। उसके बाद से देयर इज नो इंटरफेरेंस बाय सतोशी नाकामोटोज ईमेल आईडी और एनीथिंग, सो नोबडी नोज वेदर ही इज डेड और अलाइव। अब वो भी पता नहीं है, कहते हैं 2 से 3 बिलियन के बीच में कहते हैं। ही इज मल्टी बिलियनियर इफ ही इज अलाइव टुडे। So what he made was a cryptocurrency. So cryptocurrency, crypto and currency. So it is a currency. It is a digital currency. ठीक है, अगर आपको कोई कहे कि मेरे पास 2 बिटकॉइन हैं, दिखाऊं क्या पॉकेट में से निकाल के? 2 सोने के सिक्के दिखाता है अगर आपको, तो उसको बोलो कि मुझे बुद्धू मत बता, मुझे पता है बिटकॉइन इज ओनली अ डिजिटल करेंसी, इट कैन नेवर बी इन फिजिकल फॉर्म। कोई भी गोल्ड या भी सिल्वर या कॉपर का या मेटल का कॉइन नहीं हो सकता, कोई भी करेंसी नोट नहीं हो सकता कि पता चले कोई आपको एक एयरपोर्ट पे आदमी मिले कि जी देखो मेरे पास ये 1 बिटकॉइन का करेंसी नोट है, मैं आपको 10,000 रुपए में देने को तैयार हूँ, जिसकी वैल्यू 10 लाख के ज्यादा भी है, तो उसकी बात पे भरोसा मत कर लेना, बिकॉज बिटकॉइन कैन नेवर बी इन फिजिकल फॉर्म, there can never be a metallic coin or a paper note or anything. It is always digital in nature only, right? So digitally produced and digitally spent also. So it is crypto, means cryptographical hash functions use करके it is generated, so it is called a cryptocurrency. And what was the need for this currency to develop was the 2008 financial crisis. 2008 में क्या हुआ था, यूएस में फाइनेंशियल क्राइसिस, बैंक्स का बड़ा तगड़ा हुआ था, एक के बाद एक धड़ाधड़। बिग शॉट, अच्छा ये क्या वेब सीरीज है या मूवी है? नेटफ्लिक्स? बिग शॉट सो बेसिकली इसमें क्या था कि बैंक्स ने अपने फायदे के लिए, आई मीन बैंक मैनेजर्स ने, बैंक एग्जीक्यूटिव्स ने सिर्फ अपने टारगेट पूरे करने के लिए उन लोगों को लोन दिए जिनके पास की लोन पे बैक करने की कोई हैसियत नहीं थी,
राइट। सो सपोज करो आपकी सैलरी 50,000 या 1 लाख रुपीज है और आपने 1 करोड़ रुपए का कार लोन ले लिया। अब ये 1 करोड़ का कार लोन की एक ईएमआई ही 4-5 लाख रुपए पर मंथ है, तो कहाँ से पे करोगे? आपने 1 महीने पे किया, दूसरे महीने पे किया, तीसरे महीने आपने डिफॉल्ट कर दिया। अब बैंक ने क्या किया, 6-8 महीने तो वेट करा, उसके बाद आपकी कार उठा के ले गए। अब वो कार अब कितने में बिकी होगी? 50 लाख में बिकी होगी, तो 50-60 लाख का तो घाटा हो गया बैंक को। बट कहते उसकी हमको परवाह नहीं है, हमारा काम तो लोन देना है, जितने ज्यादा लोन देंगे उतने ज्यादा हमारे इंसेंटिव बनते हैं, उतने ज्यादा हमारे बोनस बनते हैं। तो बैंक्स ने धड़ाधड़ लोन दिए उन लोगों को जो कि उसके वर्दी नहीं थे। जब बैंक कोलैप्स हो गया तो नुकसान किसका हुआ? इन्वेस्टर का, जिसने पैसे जमा किए थे, जिसको लगा था कि मेरे को एक एफडी करने पे मेरे को 5% का इंटरेस्ट मिलेगा, 50,000 रुपए जमा करा रहा हूं तो 52,000 मेरे को अगले साल मिलेंगे। जिसने 10,000 रुपए जमा किए होंगे अपनी हार्ड एंड मनी के 11,000 मिलेंगे। वो 11,000 तो क्या 1,000 भी नहीं मिला उसको। सो दे वर द बिगेस्ट लूजर। और उनकी गलती क्या थी? इन्वेस्टर्स की गलती उनकी ये थी दैट दे प्लेस ट्रस्ट इन अ बैंक। सो देयर वाज अ मेजर ट्रस्ट डेफिसिट with the banks. So Satoshi Nakamoto said that we do not need banks. हमें बैंक्स की जरूरत है नहीं. We can always do a peer-to-peer transaction. Peer-to-peer. राइट? अगर आपने मुझे पैसे पे करने हैं, आपने एसबीआई का चेक काटा, मुझे दिया, मैंने आईसीआईसीआई में ड्रॉप किया, क्लियरिंग हाउस में गया, 4 लोगों के साइन हुए, 3 दिन का टाइम लगा, राइट? उसकी जरूरत क्या है? मैं यहां से बिटकॉइन खरीद के आपको भेजता हूं, आप वहां से बिटकॉइन बेच के रुपीज ले लो, हो गया काम खत्म। सो वी डू नॉट नीड बैंक्स। अगर आपको इंटरेस्ट पे पैसा देना है, लोन देना है, सपोज करो यू हैव 50,000 रुपीज, आप बैंक में एफडी बनवाने के लिए जा रहे हो एट 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड आई नीड 50,000 रुपीज टू बाय अ मोटरसाइकिल, और मुझे 10% इंटरेस्ट पे लोन देने की बात कर रहे हैं, और उसके लिए भी मेरे को 4 चक्कर कटा है, पैन कार्ड लाओ, आधार कार्ड लाओ, 2 श्योरिटीज लेके आओ, इनकम टैक्स स्टेटमेंट लेके आओ, ये करो वो करो, यहाँ साइन करो, फोटो लगाओ, नोटरी से साइन कराओ। सो व्हाट इज द पॉइंट? आप मेरे को जानते हो, व्हाई डोंट यू गिव द लोन टू मी डायरेक्टली? रादर देन हैविंग 5%, आई विल गिव यू 7.5% इंटरेस्ट। मुझे 10 का 7.5 मिल गया, आपको 5 का 7.5 मिल गया, सो इट इज गुड ना? बट द प्रॉब्लम इज दैट यू विल नॉट डू इट बिकॉज यू डू नॉट ट्रस्ट मी। आपको लगता है कि मैं अगर एसबीआई में जमा कराऊंगा तो शायद वो 5% मुझे देगा, लेकिन अगर मैं आशीष को दूंगा तो मेरे को नहीं पता वो 7.5% तो क्या 7.5 रुपए भी देगा मेरे को वापस। बट सपोज वी डू दिस ट्रांजेक्शन ऑन अ ब्लॉकचेन where the whole network is going to verify my transaction that there is some collateral available with this person. तो ये अगर नहीं देगा तो उसके collateral को तोड़ के हम आपको पे कर देंगे, then you will do it. ठीक है ना? So there is a lack of trust. Wherever there is a lack of trust, there is an application of blockchain possible. ये समझ लो आप। So 98% of the application made on blockchains are because they provide some sort of trust between the trading partners. And every Bitcoin that is available in the crypto exchange today is mined. ये कोई इनिशियल सप्लाई नहीं थी कि सतोशी नाकामोटो ने 10 मिलियन बिटकॉइंस बना के क्रिप्टोग्राफिकली जनरेट करके मार्केट में फ्लोट कर दिए। नो, he said every Bitcoin person will earn is by giving some proof of work. आपको काम करने का कोई मेरे को प्रूफ देना पड़ेगा कि हाँ आपने काम किया है, तो उसके इनाम में आपको बिटकॉइन मिलेंगे। POW कॉल शॉर्ट में POW, राइट? सो माइनिंग, जैसे कोल माइनिंग करते हैं, आयरन ओर की माइनिंग है, गोल्ड की है, तो क्या है, आपको खोदना पड़ेगा, नीचे जाना पड़ेगा, बाहर लाओ, रिफाइन करो, ग्राइंड करो, सब कुछ करो, मेहनत का काम है ना, तब जाके आपको कहीं पैसे मिलेंगे।
तो इसी तरह बिटकॉइन को भी अगर आपको पाना है तो आपको कोई प्रूफ ऑफ वर्क देना पड़ेगा. You will have to do some mining work, and as a result of that, you will be given bitcoins as a reward. And that also, if you are the fastest, and you are the best, there is a रेस लगी हुई है कि जो फर्स्ट आएगा उसी को गोल्ड मेडल मिलता है ना. हर किसी को तो नहीं गोल्ड मेडल दे देंगे. ये तो नहीं है कि चलो फर्स्ट वाले को 10 दे दो, सेकंड वाले को 5 दे दो, थर्ड को 3, बाकी सबको 1-1 रुपया दे दो. So here only the winner will get the reward. Okay, so that is how bitcoins are generated by a process called mining. So every miner has to show some proof of work and qualify that he is the best among the class, and for that he will be getting. And then there is also a total supply cap of 21 million. कि there is a finite supply. ये नहीं कि नोट छापते रहो. आरबीआई ने पता चला 2 लाख करोड़ का डेफिसिट है तो चलो जी 2 लाख करोड़ के नए नोट छाप के मैंने दे दिए बैंक्स को. बैंक ऑफ अमेरिका के पास जितने डॉलर हैं उससे ज्यादा डॉलर तो बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास हैं. क्योंकि जब भी उनको कोई बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होता है वो नए नोट छापने बैठ जाते हैं. नए नोट छापते छापते मार्केट को फ्लड कर देते हैं. So what happens is the value of the rupee or the dollar, it goes down. जो चीज कल मैं 100 रुपए में खरीदता था आज मुझको वो 150 रुपए की मिलती है. वो क्यों मिलती है? क्योंकि the money supply has gone up by 1.5 times or something like that. But here the total supply is 21 millions. That is the maximum that will be generated. And how it is generated? By a process called mining. और माइनिंग के अंदर भी प्रोटोकॉल में ये है कि जब शुरू हुई थी 2009 में चेन, every block of 10 minutes had a reward of 50 bitcoins. 50. Then after 4 years, this block reward came down to 25. 2012. Then 2016 it came down to 12.5. हर 4 साल में हाफ होता रहता है. And this year in May 2020, last year in May 2020, it came down to 6.25. अब that is the biggest question ना. Whenever there is a shortage, the prices will go up. अब जब तो 50 शुरू में थे तब तो $1 का प्राइस था बिटकॉइन का. जब 25 हो गया तब शायद $10 पे पहुंच गया था. अब 6.25 पे विच इज अराउंड $50,000. कल जब ये 4 साल में 3.125 आ जाएगा, भगवान जाने तब 1 लाख से ऊपर होगा, 5 लाख होगा, 10 लाख होगा, कितना होगा. ठीक है. सो सतोशी नाकामोटो हैड एन एक्सीलेंट इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड परहैप्स, कि उसको पता था कि ये इन्फ्लेशन जो है ये करेंसी को किल करेगी. सो ही मॉडल्ड टू अप्रोच जीरो द रेट ऑफ जनरेशन ऑफ बिटकॉइंस. शुरू में 50 बिटकॉइन बांटे ताकि एक एक्सेप्टेबिलिटी बन जाए, एक मार्केट में लिक्विडिटी बन जाए, और धीरे धीरे उसने उस लिक्विडिटी को किल करते जाएंगे ताकि उसकी शॉर्टेज बनती जाए. आज के डेट में अगर मैं 6.25 बिटकॉइंस पर 10 मिनट जनरेट कर रहा हूं तो खरीदने वाले शायद 62.5 बिटकॉइंस के ऑर्डर्स हैं मेरे पास पर 10 मिनट्स. सो डिमांड एंड सप्लाई का इतना मिसमैच है. ओके, चलो नॉट 62.5, लेट्स से 10 बिटकॉइंस पर मिनट पर 10 मिनट्स का मेरे पास डिमांड है. सो पुराने लोग अगर बेचेंगे तो ही मेरी डिमांड पूरी हो रही है, अदरवाइज द प्राइस विल गो फ्रॉम 50,000 टू 55,000. 55,000 में कई लोगों के मुंह में पानी आएगा, कहेंगे चलो ठीक है यार निकाल दो, कुछ मंजर रखे हुए हैं. Because eventually these bitcoins are traveling from one wallet to another. ठीक है ना. या तो किसी एक्सचेंज पे बेच रहा हूं या आई एम यूजिंग दिस फॉर द बेसिक पर्पस विच इज वैल्यू ट्रांसफर. अब सपोज करो मैंने यूके में किसी से कोई आइटम खरीदी. नो आई हैव टू पे हिम. So instead of going to SBI going to RBI going to Bank of England going to Standard Chartered,
तो जरूरी नहीं है ना ये 3-4 दिन का टाइम लगेगा और 3-4% कमीशन लगेगा। तो उससे अच्छा है कि मैं बिटकॉइन खरीदता हूँ, उसको ट्रांसफर करता हूँ, और वो बंदा अगर बिटकॉइन से ही आगे ट्रेड करना चाहे तो उसी को आगे भेज देगा, नहीं तो उसको इनकैश करा के पाउंड ले लेगा। चलो जी, 10 मिनट में काम खत्म हो गया। एंड द ट्रांजेक्शन कॉस्ट इज नॉट इवन 1%. द टाइम टेकन इज नॉट इवन 1 hour. राइट? सो इतने सारे मेरे पास एडवांटेजेस है ना। So this is essentially what is Bitcoin. It's an application of blockchain. It's a cryptocurrency, which is the digital currency. Every Bitcoin is generated by a process called mining, and it has a finite total supply. By the way, ये finite total supply कब जाके पूरी होगी? This will be in year 2140. तो अभी 120 साल बचे हैं, 119 साल बचे हैं. But already around 85, more than 85% of the Bitcoins are already mined. तो अगले हाँ 18-19 मिलियन हो गए हैं. सो इसेंशियली मुझसे पूछो तो जितने बिटकॉइन होने थे माइंड हो गए, 90% तो हो गए, लास्ट 10% बचे हैं, वो भी होते होते 100 साल से ज्यादा लगेंगे. तो ऑन एन एवरेज यानी कि 1% रेट ऑफ एडिशन पर एनम है. तो आप ये कह सकते हो कि द सप्लाई साइड इज वर्चुअली चोक. सप्लाई तो और अब इज डाउन टू अ ट्रिकल. 6.25 पर 10 मिनट्स इज वेरी लेस, और अगर 2-3 सालों में तो ये बिल्कुल और इससे कम रह जाएगी, 3 बिटकॉइन पर 10 मिनट्स रह जाएगी. सो बेसिकली हम कह सकते हैं कि हायर द डिमांड हायर द प्राइस. अब जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसका प्राइस बढ़ता जाएगा. अब इसका डिमांड क्यों बढ़ेगी, आप ये मुझसे पूछोगे. डिमांड बढ़ेगी क्योंकि पेपैल ने खरीदना बेचना शुरू कर दिया अपने वॉलेट में यूएस में. सो यू डोंट हैव टू ओपन अ क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज अकाउंट. अगर आपका पेपैल पे अकाउंट है जो कि करीबन 3-4 करोड़ अमेरिकन का है, so for them buying and selling Bitcoin is now a breeze. Visa is going to yeah. If you have an American PayPal account and you have $100 in your wallet, you can swap that $100 for Bitcoin, and then whenever you have to buy something from your PayPal wallet, suppose करो Walmart पे अगर आपको कोई शॉपिंग कर रहे हो तो Walmart will not accept Bitcoin, but PayPal will sell those Bitcoins, convert that to your $100 in a flash. So हाँ फॉर हाँ इट्स एग्जैक्टली वो जो आपका करंट प्राइस चल रहा है उस पे परचेज करोगे, जो करंट प्राइस चल रहा है उस पे सेल करोगे. अब उसका तो वो आप प्रॉफिट में हो या लॉस में हो वो अलग बात है, बट जो रियल टाइम प्राइसेस किसी एक्सचेंज से पिक करेगा पेपैल, क्योंकि पेपैल ने भी क्या करना है, पेपैल ने भी सपोज करो कॉइन बेस है या बाइनेंस है या किसी और एक्सचेंज से वो खरीद के आपको पास करने और बीच में अपना कमीशन लगाना है उसने. Visa is going to come up with a cryptocurrency card perhaps. So even if राइट. सो अब आप समझो कि आपको अगर मान लो यहां से यूके ट्रेवल करना है, राइट, यूके से आपको जर्मनी जाना है, जर्मनी से आपको फ्रांस जाना है, फ्रांस से न्यूयॉर्क जाना है, अगर कहीं भी आपका जैसे ट्रेवलिंग का रहता है, सो यू डोंट हैव टू ट्रेवल विद सो मेनी करेंसीज. You don't have to buy pounds, you don't have to buy euros, you don't have to buy dollars. You just have to load your Visa card with a cryptocurrency and keep on transacting. चाहे आप स्टारबक्स पे कैफे पी रहे हो या चाहे आप लंदन के पब में हो, you can just use your Visa card loaded with a cryptocurrency. So जब इतना ज्यादा इसकी एप्लीकेशन बढ़ जाएगी तो डिमांड विल skyrocket. When demand will skyrocket, the price will also skyrocket. अब जब इलॉन मस्क है, he says that he will be
selling Tesla cars against Bitcoin if the government regulations permit. अब आप सोचो कितने हजारों डॉलर की एक टेस्ला कार है और 5,000 Tesla cars are sold a day. Even if 50 Tesla cars are sold against Bitcoins, and this will, I mean, open up floodgates. तो ये $50,000 का प्राइस $5 लाख हो जाए बाय नेक्स्ट हाफिंग 2024, आई वोंट बी सरप्राइज्ड. और जब ये हाफिंग होती है तब इसका प्राइस एक बार जरूर शूट करता है, क्योंकि एकदम से देयर इज अ फॉल इन द डिमांड, द सप्लाई. जब भी ये बिटकॉइन की हाफिंग होती है, there is a momentarily there's a dip in the supply, right? डिमांड वहीं की वहीं है, सप्लाई आपकी आधी होगी ओवरनाइट. सो देयर इज अ इंक्रीज इन द प्राइस. 2016 में हाफिंग हुई थी, 2017 में एक बार बूम आया था, 2020 में हाफिंग हुई, 2020 के एंड तक आता था इसका बूम आ गया. 2024 में अब देखने की बात है कि 2024 में हालात कैसे हैं, पहले तो ये देखेंगे और सब कुछ ठीक रहेगा तो एकदम से इसका बूम 2025 तक शायद फिर आ जाए, या हो सकता है उससे पहले ही इतने सारी एप्लीकेशंस, इतने सारे ट्रांजैक्शन पॉइंट्स बन जाएं. चाहे अगर आपको रिलायंस फ्रेश पे कोई सामान खरीद रहे हो, चाहे आप ज्वेलर के पास जा रहे हो, चाहे आप एयर टिकट्स ले रहे हो, हर चीज के लिए अगर आपके पास बिटकॉइन वाला क्रिप्टो कार्ड है तो मे बी यू विल प्रेफर टू यूज दैट. हाँ, या this time is much more stable because there is an underlying demand current, and that demand current is due to many reasons. एक तो रीजन है was the pandemic. Now in pandemic people said that अगर उनको कहीं यहाँ से वहां जाना पड़ जाए, सपोज करो, how do they carry the currency with them? So one thing is to buy gold, because gold को आप कहीं भी ले जाके बेच सकते हो. The second is the cryptocurrency. अब गोल्ड को तो फिर भी आपको फिजिकली कैरी करना पड़ेगा, बट क्रिप्टो करेंसी को तो फिजिकली कैरी करना ही नहीं है. आपके कहीं भी टर्मिनल पे जाओ जहां पे इंटरनेट हो, वहां पे अपना वॉलेट खोलो एंड यू हैव द करेंसी इन फ्रंट ऑफ यू. अपने एक्सचेंज पे बेचो उसको, जो भी किसी को भी देना है, किसी को देके आप उसे लोकल करेंसी ले सकते हो. So that was one reason, and second reason was again, as I told you, like PayPal and Tesla and all these people, they are endorsing cryptocurrencies. And third major factor was the loss of Trump in elections. So Trump Sarkar was very much against cryptocurrencies, but the new regime is likely to be much more flexible. So there are many reasons which are institutions are buying in bulk. Exactly. Deutsche Bank ने अपनी बैलेंस शीट में डिक्लेयर किया है कि दे हैव cryptocurrency as an asset. Many other banks are also likely to इस बार अभी जो रिपोर्ट्स आएंगी जनवरी में, फरवरी में आती हैं, a lot of organizations are likely to declare their policy on cryptocurrencies. They may be keeping their liquid assets in Bitcoin like cryptocurrencies. So all these factors are reason for the bull run. चले आगे. So next we need to know what is Ethereum. अब Ethereum क्या है? Ethereum is also a cryptocurrency. I mean, is also a blockchain protocol. It was founded by Vitalik Buterin, Gavin Wood, and others. It is also an open source. It is also public in nature. But this time we say that it is for transfer of assets. So Bitcoin was basically for transfer of value.
इथेरियम इज फॉर ट्रांसफर एसेट्स लाइक जैसे आपको अपना घर बेचना है, कार बेचनी है, कोई फैक्ट्री का सामान बेचना है, खरीदना है, राइट? So you can do those transactions also. And how do you do that? By the concept called smart contracts. So smart contracts, what are smart contracts? So Vitalik Buterin and others, the founder of Ethereum, said that blockchain can be used for applications other than money transfer also. It is such a fantastic technology. Why to restrict it only for money transfer? So they said we will write some codes, a program, and then we will save this on the blockchain. अब ब्लॉकचेन के ऊपर कुछ भी लिखता हूँ, कुछ भी सेव करता हूँ, it becomes immutable. So then it cannot be edited. So when I write a code also in blockchain written in Solidity, so this code will also become immutable. Solidity is the name of the language in which it is written. It is very much similar to JavaScript and C++, etc. So this is the name of the language. So he says कि let us make a smart contract. So it is not a legal contract. पहली बात तो contract word ऐसे लगता है जैसे कोर्ट में ले जाओगे किसी को, तो कोर्ट में नहीं ले जा सकते. But these are contracts which are codes, programs which are saved on the blockchain, and therefore the code becomes immutable. So when the code becomes immutable, yeah, I'm coming to that. So basically, the code is immutable. That means I know for a particular input what will be the output. Okay? अगर मैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में इनपुट को दे रहा हूं तो मुझे पता है कि इसका एक एक्सपेक्टेड आउटपुट मिलेगा, राइट? सपोज द कोड सेज y is equal to 10x. Okay, this is the logic that I have passed in the smart contract, right? For x is equal to 10, y is equal to 100, right? जब भी मैं x is equal to 10 पास करूंगा, y is equal to 100 आएगा आंसर, राइट? अब अगर कोई सेंट्रलाइज्ड सर्वर होता तो हो सकता है ये कोड चेंज करके करते हैं y is equal to 10x minus 5. ठीक है, मैंने यहाँ x is equal to 10 पास किया, I was expecting y is equal to 100 आएगा, लेकिन पता चला when x is equal to 10, y is equal to 95 हो गया. So this is not possible in a smart contract. This code cannot be changed. The code is immutable. So when I'm interacting using a smart contract, both the parties, interacting parties, know that for a particular input, what will be the output. Okay, if the code is written well, then I cannot change the functions. And this code is available for everybody to see. It is a public blockchain. मेरा कोड कोई भी जाके खोल के देख सकता है, वेरीफाई कर सकता है कि हाँ इसमें सही लॉजिक पास किए गए हैं. So there are safeguards available and everything, right? So this is what is a smart contract. Now coming to your question that how do we, what did you ask? Yeah. So suppose it is a lending contract. Okay. Suppose I'm the lender and you are the borrower, and I have lent you 100 rupees at the rate of 10% per annum. Okay. So you are supposed to return me 110 rupees at the end of the year. Okay. So basically you will be putting a collateral of 110 rupees against some crypto assets. If you will not pay, then these crypto assets will be encashed and paid to the lender. अब सपोज करो आपके पास बिटकॉइन है, राइट? आज आपका बिटकॉइन का प्राइस क्या है? लेट्स से $50,000 है. ओके,
सपोज यू नीड $50,000 टू बाय अ कार। अब आपका मन नहीं कर रहा कि मैं इस $50,000 के बिटकॉइन को बेचूं और कार खरीदूं, क्योंकि मुझे पता है ये $50,000 एक साल में $1 लाख पहुंच जाएगा प्राइस। तो यानी कि बेसिकली मेरे को वो कार $1 लाख की पड़ गई, राइट? So what you can do is you can put $50,000 as a collateral in smart contract and take a loan of say $40,000 or $45,000 or whatever. ठीक है, उसका 75-80% कोई वैल्यू का आपको लोन प्रोवाइड कर देगा कोई भी आपका प्लेटफॉर्म। And at the end of the year, if you are not able to return the principal and the amount, then this Bitcoin will be encashed and given to the lender. तो yeah, for that also, I mean, there are various possibilities available. Like मैंने कहा ना, 75% of the value of collateral will be the loan. So Bitcoin can be programmed, smart contract can be programmed कि जब ये suppose करो 80% price तक आ गया, your collateral will be immediately encashed or converted to some other stable coin like USDT, etc. to minimize the risk to the lender. So there are various possibilities here. ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं, हो भी सकते हैं, बट पॉइंट इज कि there is a better control than a conventional banking system. So this was the concept of smart contracts inside Ethereum. So you cannot make any smart contracts on Bitcoin, but you can make smart contracts on Ethereum. And Ether is the cryptocurrency. There are other protocols also where smart contracts can be done, but I would say 90% of all smart contracts are made on Ethereum also. Tron है, EOS है, Binance की भी अपनी चेन आ गई है, Binance चेन के नाम से भी है। बट प्रॉब्लम क्या है कि इन ब्लॉकचेन्स में उतनी ट्रैक्शन नहीं है जितनी की इथेरियम में है। अब ट्रॉन क्या है, एक चाइनीज है और उसका आई डोंट नो, मे बी 90% ऑफ द नेटवर्क पार्टिसिपेंट्स आर आल्सो चाइनीज। पता चला कल चाइनीज गवर्नमेंट ने इसको इन्फ्लुएंस कर दिया तो ये डिसेंट्रलाइज से सेंट्रलाइज बन जाएगी। Binance is also a Chinese crypto exchange. So these are not distributed to the extent like Ethereum. Clear? So then there is another application on blockchain, which is Hyperledger. So Hyperledger is basically a blockchain framework. Hyperledger के अंदर बड़े सारे products हैं. Hyperledger Sawtooth है, Hyperledger ये Hyperledger वो. The most popular among them is Hyperledger Fabric. It was developed by Linux and contributed by IBM in a big way. This is also open source, but this is an enterprise grade blockchain network. Enterprise grade जब मैं कहता हूं तो मतलब ये जैसे corporations के लिए है, industries के लिए है, where they want to work in a more private manner. Suppose करो मारुति उद्योग है, Maruti is making a blockchain with all its dealers. ठीक है, it has around 5,000 dealers all over the country. अब क्या उसका प्रोडक्शन प्लान है, कौन कौन से कलर में कौन सी कार बनेगी, कब बनेगी, that all visibility the dealers need to have.
राइट, एंड उसमें से किस डीलर की कितनी कारें चली गई, किसकी कितनी रहती हैं, so all that is available on a immutable distributed ledger. But Maruti will not like to share this data with anybody outside the network, right? So there is a need for a privacy. The data needs to be private. हो सकता है किसी डीलर को उन्होंने डिस्काउंट 10% दिया हो, किसी और डीलर को 8% देते हो, किसी को 6% देते हैं. Even within the network also they would not like to share all the data with everybody, right? किसी को कितना डाटा दिखाना है, किसी को कितना डाटा दिखाना है. So you can make channels inside the network also. Okay. और एक चीज और भी है कि this is only for the dealers of Maruti, not for dealers of Hyundai, not for dealers of Tata or Honda. So there has to be a permission that who can be a part of this network, right? So it is a permissioned network. So in a typical enterprise grade blockchain framework, there is a need for privacy of data. I would not like, Maruti will not like to tell anybody that the XYZ dealer जिसके पास आप कार खरीदने जा रहे हो, उसको कितने रुपए पे वो कार मिली है और कितना उसका मार्जिन है, क्या उसका स्ट्रक्चर है. So the data is kept private and the entry to the blockchain framework network is by a permission. So unlike Bitcoin or unlike Ethereum or unlike any other public blockchain where anybody can open an account and start transacting, here you would need permission. You have to qualify. Suppose करो Walmart है. Now Walmart has a Hyperledger network for its seafood suppliers. अब विशाखापट्टनम में जो मछली पकड़ते हैं उनकी फिश जाके यूएस के मार्केट में बिकती है. Now they are using this blockchain, Hyperledger blockchain to buy and keep a track कि कौन कौन सी मछली किस किस बैच की किस किस स्टोर में जा रही है. So herein they allow only the vendors of seafood to be a part of the network, plus the shipping line जिसने उसको कैरी किया गुड्स को, प्लस द लॉजिस्टिक कंपनी जिसने कि पोर्ट से लेके उसकी स्टोर तक लेके गए, प्लस द वेयर हाउस मैनेजर जहां पे ये वेयर हाउस हुई थी, प्लस द स्टोर मैनेजर जहां पे वो बिक रही है. These all are the participants of a network and only these are possible. अगर मैं कल पहुंच जाऊं वॉलमार्ट के ऑफिस में कि जी ये देखो मेरी मछली बहुत बढ़िया क्वालिटी की है, मेरे को भी वेंडर बना लो, ठीक है, आई विल बी सेलिंग एट 2% लेसर प्राइस देन योर प्रेजेंट सप्लायर. तो क्या वॉलमार्ट मुझे सप्लायर बना लेगा? ओके का पहले एक काम कर, पहले अपना लेबर लॉस लेके आ कि तुम कोई चाइल्ड लेबर यूज नहीं करते हो. पहले जरा अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाओ कि आपके पास अच्छी खासी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है कि नहीं. पहले आप अपना 3 साल का रिकॉर्ड लेके आओ, पहले ये लेके आओ. तो 10-12 कंडीशंस होंगी उसकी. अगर वो सब हो रहा है उसके बाद ही perhaps they will make me a vendor for fish. So ये सब कुछ होगा तब जाके मेरे को परमिशन मिलेगी to enter into their vendor base. तो उसके बाद मेरे को उसके ब्लॉकचेन पे फ्रेमवर्क पे इंटरेक्ट करने की परमिशन मिलेगी. So to replicate an enterprise grade working style, we have Hyperledger Fabric. Here also we make smart contracts only. इनको चेन कोड कहते हैं हाइपरलेजर की भाषा में. सो चेन कोड बनाएंगे, चेन कोड पे इंटरेक्शन होगी, एप्लीकेशंस पे इंटरेक्शन होगी विद द नेटवर्क पार्टिसिपेंट्स. All the data will be saved on a distributed ledger, right? But it is a private and a permissioned blockchain. Some people actually do not call it a blockchain. Some people only call it a distributed ledger. And it has no cryptocurrency of its own.
because they wanted to perhaps stay clear of the government problems, क्योंकि गवर्नमेंट्स के साथ प्रॉब्लम था क्रिप्टो करेंसी करने में. So if the enterprise grade has to be there, so let the money transfer take through banking channels. Maybe we will use more for record keeping or information sharing in a more immutable fashion. And of course, अगर यहाँ पे कोई क्रिप्टो करेंसी नहीं है तो मेरे को कोई ट्रांजैक्शन पास जो मैं करता हूँ तो most likely there is no fees required. There is no fees required to do a transaction. But otherwise in Bitcoin or Ethereum, if I have to carry out a transaction, I need to pay fees. और जब ईथर की और बिटकॉइन की प्राइस ही इतनी ऊपर चली गई है तो ट्रांजैक्शन फी इज आल्सो गॉन थ्रू द रूफ. We'll study that in detail. Okay, so this is what is basically is Hyperledger. Then there are some other also applications like Corda hai and other ones hai, but these three, Bitcoin, Ethereum and Hyperledger, these are the most popular ones. JP Morgan ने एक अपना बनाया था Quorum करके, but now they have sold Quorum to Ethereum only. So नहीं, मतलब it is enterprise grade है, but not Hyperledger. But they said that Ethereum is more experienced to handle it rather than JP Morgan. हम बैंकर हैं, बैंक का काम करेंगे. Will not be making. We are not an IT company basically. So what are the advantages of blockchain? First is we are having a trustless environment, right? So I do not trust the bank. I do not trust the government. I do not trust my business partner. I do not trust Amazon, Walmart, Flipkart, anybody. I only trust my network. अगर नेटवर्क ने बोला है कि ये ट्रांजैक्शन सही है तो मैं सही मानता हूं. अगर ट्रांजैक्शन उसने कहा है ये सही नहीं है तो मैं मानता हूं सही नहीं है. Right? So we are working in a trustless environment. If there is a need to work in a trustless environment, you have a blockchain advantage. Then speed हो सकती है, जैसे international money transfer takes 3 days and 3 to 5%. Here it will do it in 10 minutes. In Bitcoin, Ether में करोगे तो शायद 15 सेकंड में भी कर सकते हो. Right? Then because it is immutable in nature, so there is an audit trail available. कल अगर आपको कोई इनकम टैक्स आके पूछता है कि आपके पास ये 10 बिटकॉइन कहाँ से आए, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है. वो उसको मैं बोलूंगा भाई खुद ही चले जा, बिटकॉइन का तो लेजर खोल ले और मेरे एड्रेस के ऊपर देख ले कि किसने कब कब कितने कितने भेजे थे, मैंने किस किस को कितने कितने पे करे. सो दिस इज अ होल ट्रेल इज अवेलेबल टू ऑडिट. अभी एडवांटेज को हो या डिसएडवांटेज को हो, जो भी है. एंड देन इट इज सेफ, क्रिप्टोग्राफिकली जनरेटेड है, सो वर्चुअली अनहैकेबल है. So I can safely transact over any internet line. But then there are certain disadvantages also. सबसे बड़ा तो 51% अटैक है. 51% अटैक क्या है? If 51% of the network comes together and says yes, the malicious transaction is true, right? So it will be considered as true because we are going by the consensus. अगर 51% नेटवर्क को मैं अपनी तरफ खींच लेता हूं और उसको बोलता हूं कि भाई मेरे कहे से काम करो, मैं आपको मालामाल कर दूंगा, और वो मान जाते हैं मेरी बात या कोई भी रीजन से, देन आई कैन डू अ 51% अटैक. सो जब तक ये एक जितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होगी उतना ज्यादा 51% अटैक करना मुश्किल है. तभी मैंने कहा ना, ट्रॉन अगर ज्यादा था, चाइनीज ही है उसमें नेटवर्क पार्टिसिपेंट्स या बाइनेंस चेन में, तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है इतनी, उसको कभी भी इन्फ्लुएंस करना आसान है. बट अगर 5% चाइना में है, 5% जापान में है, 10% यूरोप में है, 20% यूएस में है, तो उतना ही उसको
अटैक करना मुश्किल हो सकता है. Then scalability is a big issue. The number of transactions per second in Bitcoin is 4 transactions per second. In Ethereum, it goes to around 10 to 20 transactions per second. Whereas Visa or MasterCard or major banks, they do about 3,000 transactions per second. But Ethereum is coming out with Ethereum 2.0 in another 1 to 2 years, जिसमें वो कह रहे हैं कि our transactions will go to 10,000 to 1 lakh transactions per second. तो वो स्केलेबिलिटी जब आ जाएगी तब बैंक्स को सच में एक चैलेंज आएगा कि हर छोटा बड़ा आदमी भी ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रांजैक्शन करना लगेगा. देन स्टोरेज इज अ बिग प्रॉब्लम. अगर मैं 1 MB का डाटा ब्लॉकचेन पे सेव करने की कोशिश करता हूं तो वो अगर 10,000 नेटवर्क पार्टिसिपेंट्स हैं तो उन्हीं सभी 10,000 के ऊपर ये कॉपी होगा डाटा. ठीक है. So 1 MB of input is equal to 10 GB of disk space required. Now somebody has to pay for this disk space, na? So it is basically me who will be paying. If I have to store even a small amount of data, it is very costly. Then there is a fees required for transactions. ठीक है. बैंक में आप करते हो NEFT करते हो RTGS करते हो नहीं भी लगती फीस, कभी लगती भी है तो चलो 5 रुपए लगती है. जहां पर आप एक ट्रांजेक्शन करने जाओगे आपके 500 रुपए का कम से कम एक्सपेंस लग सकता है ईथर में अगर आप कर रहे हो. And then efficiency means that we use huge amount of electricity, huge amount of computational power to run the blockchains. So basically they are a drain on the environment. They are the reason for wastage of electricity. They are the reason for greenhouse gases. You know. But still there are massive amount of applications which are generated day after day on blockchain. जैसे सप्लाई चेन है. सप्लाई चेन में क्या है, सपोज यू आर सेलिंग सम गुड्स टू somebody in नाइजीरिया. अब वो नाइजीरिया के या कोलंबिया है या और भी कोई ऐसा कंट्री है. अब उसका क्या तो उस कंट्री की बैंकिंग टेक्नोलॉजी है, क्या उस आदमी का कोई भरोसा है. मैंने अगर वहां भेज दिया तो पैसे आएंगे नहीं आएंगे मुझे नहीं पता. बट इफ आई एम यूजिंग अ ब्लॉकचेन एप्लीकेशन, ऐसे में अगर मैंने कोलेटरल रखा हुआ है तो आई कैन बी मच मोर सेफर. Again, trust. I don't trust the Nigerian bank. I don't trust the Colombian buyer, right? But I can trust my network. फिर बैंकिंग में जहां से शुरू हुआ था सब कुछ, मनी ट्रांसफर है, पीयर टू पीयर लोन्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं. सपोज यू वांट टू बाय एन ऑयल बैरल, आप कैसे खरीदोगे? आपको लगता है कि आज $60 का प्राइस है, ये $100 जाने वाला है ऑयल. सपोज यू वांट टू परचेज ऑयल फॉर 1 लाख रुपीज, क्या करोगे? कर सकते हो? आपका सऊदी अरेबिया में अगर कोई अकाउंट है या सऊदी अरेबिया एक्सचेंज में आपका कोई ऑयल फ्यूचर्स का ट्रेडिंग होती है तो शायद आप कर सकते हो, बट अदरवाइज तो नहीं कर सकते ना. and that is very very difficult. But in a blockchain environment we have distributed finance applications, DeFi, in which you can do any commodities buying also, you can do forex buying also, you can do any futures and option trading also. तो मुझे जरूरी नहीं कि मेरे को यूएस में अकाउंट चाहिए, यूएस डॉलर चाहिए या दिनार चाहिए या रियाद में बैंक चाहिए. सो आई सिटिंग ऑन ब्लॉकचेन आई कैन डू अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. देन इंश्योरेंस सेक्टर है, क्लेम पास करने के टाइम पे या या
या देयर आर एप्लीकेशंस अवेलेबल। आपने यहाँ से एक इथर सपोज करो 1.25 लाख रुपए का वहां पे इन्वेस्ट कर दिया उस प्रोटोकॉल पे, और उसको बता दिया कि मेरे को आई वांट टू बाय ऑल फ्यूचर्स, तो वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे ऑल फ्यूचर्स 1 लाख रुपए के आपके खरीद के आपके अकाउंट में डाल देगा, एंड जस्ट लाइक एनी अदर। हाँ, आई बिलीव सो, या आई मीन आई कैन चेक दिस पॉइंट कि उन डिफाई एप्लीकेशंस पे ट्रेड करने के लिए उनका कोई और केवाईसी वगैरह तो रिक्वायर्ड है कि नहीं है। बट सपोज इट इज लीगल, even then how do you do that? You don't have any bank account or demat account in New York Stock Exchange or Nasdaq. So these are applications which are possible. Legality वाली बात अलग है, but this is possible because we are dealing in a cryptocurrency and it doesn't belong to any one country. Then fraud and counterfeits के लिए आपके पास लुई विटॉन का बैग खरीदने जाते हो, 2 लाख रुपए का 3 लाख रुपए का बैग है, अब आपको कैसे पता कि वो ओरिजिनल लुई विटॉन का है या चाइनीज लुई विटॉन है? सो इफ देयर इज अ क्यूआर कोड अवेलेबल, और क्यूआर कोड का जितना भी डाटा है उसमें सब कुछ कैप्चर हो रहा है कि वेयर वाज इट मेड, हु बॉट इट, व्हेन डिड ही बॉट, तो वो सारा डाटा अगर एक इम्यूटेबल लेजर पे है ब्लॉकचेन पे, तो जस्ट बाय स्कैनिंग द क्यूआर कोड I can read all the data of manufacturing and supply and everything, all the certificates of confirmatory, etc. So I can be sure that yes, this is an original Louis Vuitton. This is not a fake, right? Real estate asset transfer है. There is a buyer, there is a seller, there is a banker, there is a surveyor, there is a land transfer authority, there is a notary, right? There are some 5-10 multiple participants, and each of them do not trust each other. Each of them have this own time required to carry out a transaction. Each of them has to verify each other's work. So अगर एक ब्लॉकचेन के ऊपर ये सारे नेटवर्क पार्टिसिपेंट्स हों, देन 3 महीने का काम 3 दिन में हो जाए, और मनी ट्रांसफर भी आप ब्लॉकचेन के ऊपर ही करो, वो भी ट्रांसपेरेंट है। ये नहीं कि 50 लाख का फ्लैट आपने 30 लाख रुपए वाइट में दिए, 20 लाख रुपए कैश में दिए, 30 लाख की रजिस्ट्री करवाने चले गए। So the land authority is basically losing out on the stamp duty of 20 lakh rupees. So अगर वो कहते हैं कि भाई आप मैजिक ब्रिक्स जैसा सपोज एक एप्लीकेशन है which is on blockchain, so अगर आपको खरीदना है या आपको बेचना है, आपको इसी के ऊपर लिस्ट करना है, और कोई भी आके आपका फ्लैट खरीद सकता है। You don't have to worry कि कौन है, चाहे वो दाऊद इब्राहिम हो, चाहे वो कोई भी anybody else, right? तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है सर, मैंने उसको एक ब्लॉकचेन एप्लीकेशन पे लिस्ट किया था विच वाज रन बाय गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। अब वो जो भी बायर आया उसने मुझे पैसे दिए और MMRDA ने उसको ट्रांसफर कर दिया, मेरा काम खत्म है। सो हाउ क्विकली द एप्लीकेशन विल हेल्प, राइट? अरे अभी कहाँ, अभी तो ये कह रहे थे कि दे आर गोइंग टू पुट द लैंड रिकॉर्ड्स ऑन अ ब्लॉकचेन, सो मे बी अब सबसे बढ़िया तो एग्जांपल अभी यूएस की इलेक्शंस में हुआ है, जो वोटिंग में रिकाउंटिंग करते रहे 3 महीने तक। सो इफ द वोटिंग वाज डन ऑन अ ब्लॉकचेन एप्लीकेशन तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। 5 बजे पोलिंग खत्म होती, 6 बजे रिजल्ट बाहर थे सारे, और उसमें वेरिफिकेशन की कोई पॉइंट ही नहीं है, कोई पंगा ही नहीं है, कोई देयर इज नो पॉइंट ऑफ डूइंग अ रीचेक, है ना? अगर आपका कोई जो भी सोशल सिक्योरिटी नंबर है या वोटर आई कार्ड है,
आपको वो स्कैन करना है और उसके बाद आपने एप्लीकेशन पे चेक किया, all the data is saved on a immutable ledger. There is nobody who can hack, there is nobody who can change the data. खत्म है ये काम. अब अगर प्रेस करने वाला ही ट्रम्प की जगह बाइडेन कर दे तो उसकी अपनी प्रॉब्लम है ना वोटर की. बट उसने जो एप्लीकेशन पे क्लिक किया है, दैट ऑल एप्लीकेशन लॉजिक is available on blockchain, on a public blockchain, so anybody can go and check the code. ये नहीं ना कि वोट किसी को भी दो, जाती है तो मोदी को ही है. ठीक है ना, वो वाला नारा तो नहीं लगा सकते ना फिर आप. भाई आप देख लो कोड, तो कोड इज इन फ्रंट ऑफ यू. ईवीएम पे अंदर कोई कंट्रोल है ही नहीं, सारा कंट्रोल तो एप्लीकेशन के अंदर है. या इनफैक्ट 2020 they had planned all departments will be on blockchain, but it is now I think so delayed by a year or so maximum. Obviously, I mean, some collateral will be there. Either it has to be from the network, either it has to be from the borrower, or it has to be in some other manner. Exactly. I mean, जब कोई झगड़े ही नहीं होंगे तो कोर्ट और लॉयर क्या करेंगे. Very true. Okay, so that was all for today. So any questions you can let me know, and I'll see you tomorrow then. Okay, good night.